नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। तो अभी तक लाइव वीडियो देख रहे थे हम, पर आज वाला प्रीमियर के थ्रू हम वीडियो देखेंगे, यानी कि आज हम लाइव वाले कमेंट जो है वो एक भी नहीं लेंगे, केवल और केवल प्रश्न और आंसर की बात जो है वो करेंगे। तो इससे पहले हमने जो क्लास देखी थी, साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, जिसमें अभी तक हम जो टॉपिक देख रहे थे वो दो तीन टॉपिक मिला करके देख रहे थे, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और आपका शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, उस तरीके का। परंतु आज वाली क्लास में हम केवल और केवल 30 प्रश्न देखेंगे जो कि सामान्य ज्ञान के होंगे। उस सामान्य ज्ञान में आपके सारी चीजें आ जाएंगी, हालांकि इकोनॉमिक्स भी आ जाएगी और साइंस वगैरह भी इसी में ही आ जाएगी और आपका जीके जीएस भी आ जाएगा। तो ये पोर्शन हमने रखा है बेसिकली जूनियर असिस्टेंट के लिए, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट हमने आपको बताया था एक अच्छा मौका है जिन्होंने पहले से कर रखा है। उसके अलावा जीके जीएस वाला पोर्शन आपको सुपर टेट में भी देखने को मिलेगा, तो एसटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपको एसएससी सीजीएल में भी देखने को मिलेगा, तो इसके लिए भी ये जो है इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में अगर आप देखेंगे तो भी देख सकते हैं, आता है, परंतु सी टेट में यहाँ से चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। तो यूपी टेट भी हम इसमें यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है आपका, हर्ष का राज कवि जो है वो कौन था? भैरवी, रवि कीर्ति, बाणभट्ट या विष्णु शर्मा? तो अब तक आंसर आप सभी दे चुके हैं, बिल्कुल बाणभट्ट यहाँ पर जो है वो सही होगा। हर्षचरित का लेखक कौन था? तो आप जानते हैं हर्षचरित का लेखक भी अगर आपसे पूछा जाए तो बाणभट्ट ही जो है वो था। हर्षचरित जो है इसका लेखक कौन था? तो बाणभट्ट ही था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में किसी राज्य का पहली पुस्तक कौन थी किसी भी राज्य की, तो पहली पुस्तक भी आपकी हर्षचरित ही जो है वो थी। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि हर्ष को जो है वो हराया किसने था? तो हर्ष को हराया था नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी जो है इसके तट पर किसने हराया था? तो आप कहेंगे चालुक्य वंश के शासक थे जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश जो है उसके महानतम शासक थे जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। तो पुलकेशिन जो द्वितीय था इसने ही जो है वो हराया था। किसको हराया था? हर्ष को हराया था। और समय इसका कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, 610 से 642 ईस्वी में आपको देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, तो इनके जो राज कवि थे जिनका नाम था रवि कीर्ति, इनके राज कवि थे जिनका नाम था रवि कीर्ति। इन्होंने जो है वो एहोल अभिलेख जो है, एहोल शिलालेख जो है वो आपका लिखा है। तो इसको आपको जो है वो ध्यान होना चाहिए। एहोल शिलालेख यहां से देखने को मिलता है। एहोल में ही आपको मालूम है जो सबसे प्रसिद्ध है संस्कृत के कालिदास जी, उनके बारे में भी जो है वो चर्चा की गई है। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका कि भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम इनमें से क्या था? दी कलकत्ता क्रॉनिकल, कलकत्ता गजट, ओरिएंटली मैगजीन ऑफ कलकत्ता या दी बंगाल गजट? कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, दी बंगाल गजट आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। एक क्वेश्चन बनता है समय 1780 ईस्वी का, और इसमें जेम्स अगस्टस का नाम देखने को मिलता है। जेम्स अगस्टस जो है, इनकी अगर बात करें, पूरा नाम इनका जेम्स अगस्टस हिक्की। तो जेम्स अगस्टस हिक्की जो है, इनके द्वारा ही पहला समाचार पत्र निकाला गया था। अगर पूछा जाए पहला समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया, तो इनके द्वारा निकाला गया। और अगर ये पूछा जाए कि भारत में पत्रकारिता के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, तो भी यही जाने जाते हैं, पत्रकारिता के जनक के रूप में भी यही जाने जाते हैं। एक आपसे क्वेश्चन बनता है 1826 में उदंत मार्तंड से। ये आपका जो था, ये आपने देखा भी होगा, क्वेश्चन अभी कौन सा पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, जूनियर एडिट का मेरे ख्याल से था। उदंत मार्तंड जो है ये आपका हिंदी का पहला समाचार पत्र है। किसका समाचार पत्र है? हिंदी का पहला समाचार पत्र अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका उदंत मार्तंड जो है वो हो जाएगा। ध्यान रहेगा। और ये किसने निकाला है उदंत मार्तंड की अगर बात करें, तो उदंत मार्तंड जो है पंडित जुगल किशोर शुक्ल, नाम याद रखिएगा, इनके द्वारा जो है वो निकाला जाता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल जो है, इनके द्वारा। अगर मैं आपसे कहूं कहां से निकाला जाता है ये पत्रिका, तो आप कहेंगे ये कानपुर से पत्रिका जो है वो निकलती है। कानपुर से जो है ये निकलती है।
और बंगाल गजट जो है ये आपका साप्ताहिक पत्र था, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपका दैनिक वाला नहीं है, साप्ताहिक पत्र में आता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, औरंगजेब ने कौन से सिख गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु गोविंद, गुरु गुरु हरगोविंद या गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह, ऐसे करके चार ऑप्शन दे रखे हैं। आंसर की बात करते हैं तो गुरु अर्जुन देव आपका ऑप्शन सही होगा। औरंगजेब ने, आपको ध्यान रखना है, सिख धर्म के ये 9वें गुरु थे, 9वें गुरु थे तेग बहादुर, अरे नहीं गुरु, ये ऑप्शन हमने ऊपर नीचे कर दिया है धोखे से, इसको रुकिए एक सेकंड सही कर देते हैं। ये आपका ऑप्शन गुरु तेग बहादुर जो है वो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। ये थे ना आपके 9वें गुरु के रूप में, तो ये आपको ध्यान रखना है, 9वें गुरु थे औरंगजेब ने, जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इनको 1675 में जो है वो मृत्युदंड जो है वो दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको इसमें ये पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, ये जो है वो सिख धर्म के जो है वो संस्थापक थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो गुरु अर्जुन देव, जो सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इनको किसने जो है वो फांसी दी थी या मृत्युदंड दिया था, तो वो था जहांगीर। तो जहांगीर थे गुरु अर्जुन देव से संबंधित, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड जहांगीर के द्वारा दिया गया था सन 1606 ईस्वी में। और इसमें मेन रीजन था कि जहांगीर के विद्रोही पुत्र थे खुसरो, उसकी मदद इनके द्वारा की गई थी, इसलिए इनकी हत्या का कारण जहांगीर जो है वो बने थे, तो खुसरो इससे संबंधित हैं। सिखों के अंतिम और 10वें गुरु कौन थे, तो वो आपके गुरु गोविंद सिंह थे, ये अंतिम गुरु जो है वो थे। अगला देखते हैं आपका, सिख जो है उनको, सिंध जो है उसको अंग्रेजों ने कब जो है वो अधिकृत किया था? 1840, 42, 41 या फिर 43, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो 1843 आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर आपसे कहा जाए सिंध विजय जो है इसका श्रेय किसको जाता है, तो चार्ल्स नेपियर को जो है वो जाता है। सिंध विजय का जो श्रेय है वो चार्ल्स नेपियर को जो है वो जाता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि उस समय भारत का जो है वो गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम था एलन बरो। क्वेश्चन ऐसे बहुत से बनता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो गवर्नर जनरल जो है उस समय एलन बरो जो है वो था। और दास प्रथा का अंत भी किसके द्वारा किया गया था, तो इसी के द्वारा जो है वो अंत किया गया था। ध्यान रहेगा आपको। अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर यहाँ पर बॉम्बे यूनिवर्सिटी आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। इसकी स्थापना सबसे पहले जो है वो की गई थी। और एक्ट की बात करें तो 1857 का आपका एक्ट देखने को मिलता है, जिसके तहत बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, तीन जो प्रेसिडेंसी है उसमें एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो वो आपका एक्ट था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कह लीजिए या फिर एक्ट कह लीजिए, और ये था एक्ट आपका 1857 का, जिससे तीन, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1887 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1916 में। और आपका पटना विश्वविद्यालय पूछा जा सकता है, तो उसकी 1917 में हुई थी। यहां पर आंसर बॉम्बे वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 623 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी फारस में, मैसिडोनिया में, बेबीलोन में या फिर तक्षशिला में, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन इन चारों में से बेबीलोन जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो बेबीलोन में हुई थी। और सिकंदर कौन सी जनजाति से संबंधित था, तो मालवा जनजाति के युद्ध में जो है घायल हो गया था। तो ये खुद नहीं था मालवा जनजाति से संबंधित, केवल आपको ये पता होना चाहिए वहां पर ये घायल हुआ था। क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ का शासक था,
तो मकदूनिया का जो है ये शासक था, ये आप याद रख सकते हैं। और किसका ये पुत्र था? तो फिलिप का पुत्र था। फिलिप जो है इसके पिताजी थे। एक इससे संबंधित युद्ध से क्वेश्चन बनता है, वो युद्ध है हाइडेस पीच का युद्ध। तो हाइडेस पीच के युद्ध से संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो ये सिकंदर ने भारत के जो झेलम क्षेत्र है वहां पर पोरस को जो है वो हराया था। बहुत ही फेमस युद्ध है ये। पोरस को इसमें जो है वो हराया था। और इसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं, इसको वितस्ता भी कहते हैं, और इसको हाइडेस पीच भी कहते हैं। ये तीन नाम देखने को इसमें मिलते हैं। तो पोरस को इसमें जो है वो हराया था। वो याद होगा ना, जब हार गया तो कहता है कि क्या है तुम्हारे साथ सुलूक किया जाए, तो वो कहता है पोरस कि वही जो एक राजा के साथ करता है। फिर इनको छोड़ देता है ये। अगला देखते हैं, हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी के किनारे पर जो है वो स्थित है? गंगा, रावी, यमुना या फिर आपका सिंधु? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण है। तो आपका रावी नदी जो है बिल्कुल सही होगा, बी वाला ऑप्शन। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा जो है ये पंजाब राज्य जो है उसमें, पाकिस्तान आपका उसके मॉन्ट गोमरी जिला है। मॉन्ट गोमरी जिला। और नदी कौन सी? तो नदी आपकी यहां पर हो जाएगी रावी नदी, इसके तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी हड़प्पा की? तो 1921 में की गई थी। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी खोज जो है वो की गई थी। और इनके साथ एक और नाम देखने को मिलता है, माधव स्वरूप वत्स का। ये भी आप याद रख सकते हैं, माधव स्वरूप वत्स का नाम भी यहां पर देखने को मिलता है। फिर एक क्वेश्चन बनता है, भारतीय पुरातत्व विभाग, इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय पुरातत्व जो विभाग है, इसके जो महानिदेशक हैं उनका नाम है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। तो इनके देखरेख में ही जो है हड़प्पा की खुदाई हुई थी। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, इनकी देखरेख में। अगर आपसे मैं कहूं कि भारतीय पुरातत्व विभाग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर मैं आपसे कहूं किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के काल में ये जो है वो हुई थी। अगर मैं आपसे कहूं रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो जस्ट एक साल बाद रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में जो है वो हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं, आठवां, लखनऊ समझौता जो है वो कौन से वर्ष में जो है वो हुआ था? 1915, 16, 17, 18, कौन सा सही होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया भी था। तो 1916 में जो है ये हुआ था लखनऊ समझौता। और लखनऊ समझौता जो है इसी के द्वारा गरम दल और नरम दल, ये दो दलों में आपको पता है स्थापित हो गया था, गरम दल और नरम दल। तो ये जरूर आपको जो है वो पता होना चाहिए। और 1907 का एक पूछा जाता है, जिसमें आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो दो भागों में जो है वो आपका बट गई थी। यहां पर एकता स्थापित हो गई थी, गरम दल और नरम दल आपस में मिल गया था। और बटा कहां पर था? तो कांग्रेस पार्टी यहां पर दो भागों में विभाजित हो गई थी। और ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो सूरत अधिवेशन था 1907 वाला। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने जो है वो की थी। रास बिहारी बोस ने जो है वो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो की थी। अगर मैं आपसे कहूं ये 1916 वाला जो था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता, जहां पर नरम दल और मिल गए दोनों, तो उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने। नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस जो है वो आपका मनाया? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 12 मार्च 1930, 23 मार्च 1931, कौन सा सही होगा? आंसर यहाँ पर 26 जनवरी 1930 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बी वाला आपका ऑप्शन। आपको याद रखना है, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था, ये हुआ था आपका 1930
29 में 1929 में किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और पूर्ण स्वराज्य जो है उसका अगर आपसे कहा जाए कि प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो यहीं पर ही आपको देखने को मिलता है। पूर्ण स्वराज जो है उसका प्रस्ताव करके यहां पर पारित हुआ था। और उसके बाद ये तारीख देखने को मिलती है, लाहौर अधिवेशन में यही घोषणा हुई थी, यहीं पर यह घोषणा हुई थी कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो इसलिए आंसर बी वाला आपका सही हो जाएगा। तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस इसी तारीख को मनाया गया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति जो है वो कहां से हुई थी? नौशहर से, दिल्ली से, मेरठ से या कानपुर से? 10 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं और अब पूरी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एक ही प्रश्न में हम आपको चीजें करा सकें। तो ये 10 क्वेश्चन देख रहे हैं, ये मान के चलिए 100 क्वेश्चनों के बराबर जो है आपके होंगे। तो आंसर की बात करते हैं। आपका आंसर यहां पर कौन सा सही होगा? कानपुर जो है वो आपका, और मेरठ, इन्हीं दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। मेरठ आपका ऑप्शन यहां पर सही होगा। 1857 की क्रांति मेरठ से। कब से तारीख की बात करें तो 10 मई से मेरठ से जो है वो हुई थी। एक क्वेश्चन बनता है 1857 के सैनिक विद्रोह का नेता कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय को जो है वो माना जाता है। बहादुर शाह द्वितीय जो है ये नेता था सैनिक विद्रोह का प्रमुख के रूप में। 1857 के सैनिक विद्रोह में सेनापति किसको बनाया गया था? तो बख्त खां को जो है वो सेनापति इसमें जो है वो बनाया गया था। बख्त खां जो है इसको क्या बनाया गया था? इसको सेनापति जो है वो बनाया गया था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह का नाम देखने को मिलता है। उनका नाम ध्यान रखिएगा जब नेतृत्वकर्ता के रूप में आपसे जो है वो पूछा जाए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11। लोनार झील जो है वो कहां स्थित है? अब देखिए अभी तक हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे, अब यहां से हम थोड़ा सा ज्योग्राफी पोर्शन भी देख रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि हम 30 क्वेश्चन जो करा रहे हैं उसमें सारे टाइप के क्वेश्चन हमने इसमें मिक्स किए हैं। ये आपने बेसिकली आपके सभी कोर्सों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन क्रिएट किए हैं। तो लोनार झील राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है कर्नाटक। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी को पता है महाराष्ट्र में लोनार झील जो है वो स्थित है। महाराष्ट्र के अंतर्गत आपका जिला पड़ता है जिसका नाम है बुल्ढाना नामक जिला। वहीं पर आपकी ज्वालामुखी है, जहां से उद्गार होता है इसका झील का। परंतु केवल महाराष्ट्र आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत की अगर आपसे कहा जाए सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, तो चिल्का झील आपको पता होना चाहिए, जो कि आपकी कहां पर है? उड़ीसा में जो है वो पड़ती है। ये सबसे बड़ी तटीय झील भी है। और आपसे क्वेश्चन बनता है खारे पानी की लैगून झील के संदर्भ में, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। इसी का नाम देखने को जो है वो मिलता है, खारे पानी की लैगून। और एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे ज्यादा खारे पानी की झील, देखिए ये तो खारे पानी की लैगून झील का है, पर सबसे अधिक अगर आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक आपकी जो है वो खारे पानी की झील करके क्वेश्चन बनता है, कौन सी है, तब वहां पर इसको नहीं लगाना है, तब वो आपकी राजस्थान की सांभर झील हो जाएगा। सर्वाधिक अगर आपसे पूछा जाएगा तो सांभर झील जो कहाँ की है, ये राजस्थान की जो है आपकी पड़ती है। सर्वाधिक खारे पानी की करके क्वेश्चन बनता है। अगर एक क्वेश्चन बनता है मीठे पानी की, अगर आपसे कहा जाए कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है, तो वूलर झील है। वूलर झील कहां पर पड़ती है? तो वूलर झील आपकी जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है वो पड़ती है। ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन आपका 12 देखते हैं कि भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो कहां पर देखने को मिलते हैं? गुजरात में या फिर असम में या फिर पंजाब में? कौन सा जो है वो सही होगा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन उड़ीसा यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आप कहेंगे बेसिकली भयानक तूफान होते हैं, उत्पत्ति इनकी महासागरों में होती है। और जैसे हिंद महासागर जो है वहां पर जो है जो चक्रवात है उसको चक्रवात कहा जाता है। पर अगर मैं आपसे कहूं अटलांटिक महासागर में, तो आप क्या कहेंगे? वहां पर जो मेन है वो हरिकेन नाम का चक्रवात देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं प्रशांत महासागर में, तो बेसिकली जो प्रशांत का पश्चिमी वाला एरिया है वहां पर आपको टाइफून देखने को मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया का एक पूछा जाता है, उसको भी आप याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो है वो विली विली है।
विली विली। अगला देखते हैं, भारत के कौन से राज्य की सीमा जो है वो नेपाल से मिलती है, आपको बताना है। अरुणाचल प्रदेश है, या फिर आपका मणिपुर है, या फिर आपका सिक्किम है, या फिर आपका पंजाब है, कौन सा सही होगा? नेपाल से जिसकी सीमा मिलती है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम जो है वो सही हो जाएगा। भारत के उत्तराखंड हो जाएगा आपका, यूपी आपका हो जाएगा, और बिहार आपका हो जाएगा, और आपका सिक्किम हो जाएगा। ये चार राज्य हैं जिनकी सीमा किससे मिलती है? नेपाल से मिलती है। ये उत्तराखंड जो है वो लिखा हुआ है। तो चार आपको याद रखने हैं। बाकी भारत की सीमा में जो पड़ोसी देश हैं उसकी ट्रिक मैंने बताई है, बचपन में एमबीए किया, तो उसको आपको याद रखना है। बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनको अगर आप मैप से पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बना है? गंगा, महानदी, कावेरी या ब्रह्मपुत्र, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो महानदी पर जो है वो बना हुआ है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबी बांध में आता है। लंबे बांध के संदर्भ में अगर क्वेश्चन आए तो ये आपका सही हो जाएगा। 4800 मीटर में जो है इसको आप देखते हैं इसकी लंबाई के तौर पर। और क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी पर कौन सा जो है वो आपका बांध देखने को मिलता है या परियोजना? तो फरक्का परियोजना देखने को मिलती है। गंगा नदी पर फरक्का परियोजना है जो कि भागीरथी नदी से जो है वो संबंधित है। और फरक्का परियोजना किसकी परियोजना है? तो भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना के रूप में जो है वो आपकी फरक्का परियोजना जो है वो जानी जाती है। भारत और बांग्लादेश की संयुक्त परियोजना के तौर पर। एक क्वेश्चन बनता है आपका कि पहली आपकी भारत की पहली जो है वो कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है वो थी, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो भारत की पहली जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो आपकी है दामोदर घाटी परियोजना। इसको भी आपको ध्यान रखना है, दामोदर घाटी परियोजना ये पहली बहुउद्देशीय परियोजना में आती है। अगला देखते हैं, धौली जो है वो कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, या झारखंड में है, या फिर आपका उड़ीसा में है? धौली कहां पर स्थित है? आंसर की बात करते हैं तो धौली आपका उड़ीसा में जो है वो पड़ता है, बी वाला डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। और ये जो अशोक कालीन शिलालेख है उसमें आपका जो है वो आता है। धौली जो है ये अशोक कालीन वृहद शिलालेख जो है इसमें जो है वो आता है। तो यही आपका स्थित है उड़ीसा के अंतर्गत, पुरी में जो है ये शिलालेख आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, अशोक के जो वृहद शिलालेख हैं इनकी संख्या कितनी है? तो इसके वृहद शिलालेख जो है इसकी जो संख्या है वो कुल 14 है। क्वेश्चन बनता है आपका 13वें शिलालेख से, आपसे अगर कहा जाए कि कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ किया गया है, तो वो 13वें शिलालेख में जो है वो आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खुले बाजार इनमें से किसके भाग हैं? अब यहां से हमारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तो किसके भाग हैं? ये आपके श्रम नीति और क्रेडिट नीति में, क्रेडिट नीति आपका सही होगा। खुले बाजार क्रेडिट नीति के भाग होते हैं। क्रेडिट नीति मतलब जो आपका एटीएम वगैरह होता है जिसको हम प्लास्टिक कार्ड कहते हैं, उसमें आप कहेंगे ये जो है वो आ जाते हैं। और इससे काम क्या किया जाता है? इससे बेसिकली बाजार से पूंजी जुटाई जाती है। अगला कह रहा है 2011 में देश की जनसंख्या कितनी हो गई? 110, 121 करोड़, 128 करोड़, इनमें से कोई नहीं। 121 करोड़, 125 करोड़ ऐसे करके देखा होगा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार संबोधन देते हुए, तो 121 करोड़ आपका यहाँ पर सही होगा। एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है अगर आपसे पूछा जाए कितने व्यक्ति निवास करते हैं, तो 382 व्यक्ति जो है इसमें निवास करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का लिंगानुपात जो है वो कितना है, भारत की बात मैं कर रहा हूं, तो ये आपका 943 है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या का लघु लघु विभाजक वर्ष किसको माना जाता है, तो वो 1951 को माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी देश का केंद्रीय बैंक जो है वो कौन सा है? तो जनता को ऋण देने वाली संस्था, जमा स्वीकार करने वाली, या मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली, या इनमें से कोई नहीं। सी वाला आंसर सही होगा, मौद्रिक तथा बैंकिंग प्रणाली के शिखर की जो संस्था है ये आपका यहाँ पर सही होगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आपका आरबीआई है। आरबीआई
आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जो है वो गवर्नर हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं आपका, बाजार के नियमों का जो प्रतिपादन है वो जो है इनमें से किसने किया? रिकॉर्डो ने किया, मिल ने किया, जेबी से ने किया, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जेबी से जो है वो सही होगा। बाजार के नियमों का प्रतिपादन जेबी से ने जो है वो किया, और उत्पादन वस्तुओं के लिए बाजार का सृजन करता है, ऐसा इनके द्वारा बताया गया था। बस नाम ध्यान रखिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 कि कृषि जो श्रमिक है उनसे हमारा क्या अभिप्राय है? कृषि में कार्यरत श्रमिक, कृषि संबद्ध अन्य धंधों के श्रमिक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका यहाँ पर दोनों के दोनों जो है वो सही हो जाएगा। कृषि में कार्यरत श्रमिक भी और कृषि संबंध अन्य धंधों के श्रमिक भी, तो दोनों आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं। अब यहां से आपको संविधान वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, या प्रधानमंत्री के द्वारा? आंसर की बात करते हैं तो केवल और केवल संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे कहा जाए राष्ट्रपति में किसकी कार्य शक्ति निहित होती है, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो है वो आपका इसमें निहित होती है। ऐसे क्वेश्चन आपका जो है वो बनता है। और संवैधानिक अगर पद में बात करें तो किसका पद सबसे ऊंचा होता है? तो राष्ट्रपति का पद ही सबसे ऊंचा होता है। राष्ट्रपति भारत का पहला नागरिक भी होता है, और राष्ट्रपति पर क्वेश्चन बनता है कि जो महाभियोग है उसके द्वारा ही इसको हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? तो यूएसए से ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। और संविधान के अतिक्रमण पर जो इस पर महाभियोग लगाया जाता है, ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 61 में जो है ये प्रावधान जो है वो किया गया है। चलिए देखते हैं अगला। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है की जाती है राज्यसभा जो है उसके अध्यक्ष के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, या राज्यसभा के विपक्ष के नेता के द्वारा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार मैंने बताया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो इस लोकसभा का स्पीकर करता है, परंतु अगर आपसे कहा जाए कि दोनों के संदर्भ में बुलाने का काम कौन करता है, तो वो फिर राष्ट्रपति जो है वो करता है। यही दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एक बुलाने वाला और एक आपका ये। बाकी भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, इसके अंतर्गत आपका जो अनुच्छेद 108 है, इसमें इसका वर्णन जो है वो किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। भाग 5 में अनुच्छेद आपका जो है वो आर्टिकल कौन सा है? 108। और बता दिया मैंने संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अच्छा, पहली बार संयुक्त अधिवेशन जो है वो कब बुलाया गया था? तो पहली बार अगर आपसे कहा जाए जो संयुक्त अधिवेशन है वो आपका बुलाया गया था 1961 में, जब आपका दहेज प्रतिषेध जो विधेयक था, दहेज वाला, जिसका नाम था दहेज प्रतिषेध विधेयक, इसी के संदर्भ में जो है वो बुलाया गया था। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। वर्तमान में अगर मैं आपसे कहूं कि कौन है लोकसभा स्पीकर, तो ओम बिड़ला हैं वर्तमान में। अब तक अच्छा संसद का कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, ये मैं आपसे कहूं तो संयुक्त बैठक अब तक 3 बार टोटल हो चुकी है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला। किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा, तो जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए: संसद की बहुमत संख्या के द्वारा, या संबंधित विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। दोनों सही है, कोई नहीं, पहला या दूसरा। तो आंसर की बात करते हैं, दोनों के दोनों आपके यहाँ पर सही है। आंसर यहाँ पर पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी संसद की बहुमत भी चाहिए और संबंधित विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत भी चाहिए। तो ये दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बनता है, विधान परिषद का प्रावधान किसके द्वारा किया गया था? तो ये प्रावधान जो है विधान परिषद का 1935 का जो आपका अधिनियम था 1935 वाला, इसी के द्वारा जो है वो किया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला देखते हैं, संविधान का वो कौन सा एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है? भाग 22, भाग 11, 7 या 5? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? पूरी तरीके से जिसे हटा दिया गया है। आंसर की बात करते हैं तो इन चारों में से भाग 7 का एकमात्र हिस्सा है जिसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। भाग 7 के अंतर्गत अनुच्छेद जो आपका 238 था वो जो है वो रखा गया था, और 238 जो अनुच्छेद है ये राज्यों के वर्गीकरण से जो है वो आपका संबंधित था।
राज्यों के वर्गीकरण से जो है वो आपका संबंधित था। राज्यों का जो पुनर्गठन है उसके द्वारा राज्यों के वर्गीकरण को कर दिया गया था समाप्त, और इसीलिए ये भी आपका हट गया है। तो ध्यान रहेगा आपको। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था? शिक्षा का अधिकार, ग्राम पंचायतों का संगठन, दोनों होगा, केवल पहला, केवल दूसरा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो केवल और केवल शिक्षा का अधिकार ही होगा यहां पर ऑप्शन एक सही, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया था। नहीं तो प्रश्न आपसे पूछा गया है। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ये आपका आया कब है? तो ये 2009 में जो है इसको जो है वो बनाया गया था। अगर मैं आपसे कहूं इसको लागू कब किया गया, तो ये आपका 1 अप्रैल 2010 जो है इससे शिक्षा का अधिकार कानून को लागू किया गया था। एक क्वेश्चन बनता है कि ग्राम पंचायत जो है ये जो ऑप्शन में दे रखा है इसका कौन सा अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद आपको 40 जो है वो देखने को जो है वो मिलता है। अनुच्छेद 40 में बताया गया है। अगला देखते हैं पृथ्वी। अब यहां से आपको देखने को मिलेंगे विज्ञान के प्रश्न। मैंने कहा था ना कि सारे पोर्शन अपने इसमें रखे हैं। पृथ्वी की सतह से तुल्यकालिक उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, या 2300 किलोमीटर? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करें तो 36,000 किलोमीटर पहला ही वाला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से तुल्यकारी उपग्रह की ऊंचाई। और उपग्रह बारे में एक चीज याद रख सकते हैं, ये उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर रहकर ही पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो ये इससे उतनी उसकी ऊंचाई की बात यहां पर की गई है। और भू तुल्यकालिक जो आपका कक्षा में संचार उपग्रह है उसको स्थापित करने की संभावना सबसे पहले क्लार्क थे उनके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप जो है वो इनमें से क्या हो सकता है? कमजोर हड्डी, कोमल हड्डी, या स्कर्वी, या शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव, या फिर बांझपन? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। शल्य क्रिया उपरांत जो है वो रक्तस्राव। क्योंकि विटामिन के सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बनता है कि इसका रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन जो है इसका नाम जो है वो देखने को मिलता है। फिलोक्विनोन जो है इसका नाम देखने को मिलता है। इसकी कमी से रक्त का थक्का जो है वो आपका नहीं जमता है। और विटामिन डी की अगर बात करें तो इससे हड्डियां जो है वो कमजोर होने वाली जो दिक्कत है वो देखने को मिलती है। स्कर्वी जो है विटामिन सी से संबंधित होता है, और बांझपन विटामिन सी से संबंधित होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा युग्म है जो यहां पर सही सुमेलित नहीं है? विद्युत विभव वोल्ट से संबंधित, विद्युत धारा एम्पियर से, विद्युत प्रतिरोध ओम, और दाब डाइन, मतलब मात्रक लिखे हुए हैं। आंसर की बात करते हैं तो यहां पर दाब सही होगा। दाब का मात्रक डाइन बिल्कुल नहीं होता है। बाकी सभी सही है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम है। तो बाकी सभी सही है, ये आपका गलत है। और दाब की इकाई आपको पास्कल देखने को मिलती है, ये भी आप जो है वो याद रख सकते हैं, एसआई इकाई। 29 प्रश्न सेकंड लास्ट है इस वीडियो का कि सापेक्षिक घनत्व बराबर क्या होगा? ऐसे करके चार ऑप्शन दे रखे हैं। पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, या 0 डिग्री सेल्सियस, या बटे वायु का घनत्व, या फिर मल्टीप्लाइड में आपको दे रखा है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। कौन सा सही होगा? इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनता है कि घनत्व जो है हम इसको डेंसिटी को ऊपर इस तरीके से दर्शाते हैं और इस वाले पर टेम्परेचर दर्शाते हैं। तो यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आता है और यहाँ पर आपका जो है वो घनत्व आता है। तो यहाँ पर देखिए पहले ही ऑप्शन दे रखा है पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, यही आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो सुमेलित आपको यहाँ पर जो है वो करना है। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और इसी प्रकार आगे भी अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो वीडियो पर जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर जो है वो करते रहिएगा। तो एक तरफ आपको सूची 1 दे रखी है और एक तरफ सूची 2 दे रखी है, और आपको बताना है कौन सा इससे मैच होगा। कई लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और टेलीग्राम जो भी नोटिफिकेशन है सारे हम वहां भेज देते हैं। इन केस यहाँ पर अगर ना मिले तो टेलीग्राम पर सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। तो मिलान करना है आपको। तंत्रिका तंत्र की अगर बात करें सबसे पहले तो आपको पता है बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाना इससे संबंधित होता है। संयोजी तंत्र क्या करता है? विभिन्न ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। कंकाल तंत्र आपका क्या करता है?
गैसों का आदान प्रदान तो श्वसन तंत्र हो जाएगा, ये तो इससे मैच हो जाएगा। कंकाल तंत्र आपका परिचालन में सहायक होगा, ये इससे मैच हो जाएगा। अच्छा देखिए, इन्होंने ऑक्सीजन का परिवहन में भी दिया हुआ है कि श्वसन तंत्र को आप 5 से भी लगा सकते हैं, जबकि गैसों का आदान प्रदान ऑप्शन में दे रखा है, तो हम गैसों के आदान प्रदान के साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे ऑक्सीजन वाले के साथ, क्योंकि ये वाला ऑप्शन ज्यादा अच्छा होगा। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर मैच करते हैं आंसर। पहले 4 मिलाया, फिर 1 मिलाया, फिर 2, फिर 5। देखिए लास्ट वाला आंसर आ रहा है 4 1 2 5, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। एक टेस्ट टाइप का था ये हमारा 30 क्वेश्चनों का। आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए, अपना स्कोर, सही वाला स्कोर, ये नहीं कि फलाने ने लिख दिया 30 में 30 तो आपने भी लिख दिया। 30 में से आपने कितने स्कोर हासिल किया, अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो ये हमने एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर से पूछा है। अभी हाल ही में आपका 2-4 दिन पहले की ये करंट अफेयर है और ये काफी चर्चा में जो रह रही है, वही हमने उठाया है क्वेश्चन। विश्व भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो इसका आंसर 110 होगा, 107 होगा, 150 होगा, 99 होगा। वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में बहुत रह रही। भारत की रैंकिंग बड़े बड़े देशों से, यानी उनसे नीचे नीचे जो देश हैं उनसे भी खराब बताई गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी रैंकिंग हो जाती है। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले एक बार सभी को छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छोटी दीपावली है, कल बड़ी दीपावली है, तो सभी को छोटी दीपावली की, आपको, आपके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद और सभी को गुड आफ्टरनून।